गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे देखिए, अब हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक रहता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें पहले बता दूं, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझाना शुरू करूंगा। जिस तरह से हमारी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में गिवन था, सिमिलरली हमारा शेड्यूल 3 में ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी वर्टिकल शेप में है जैसे कि हमारी बैलेंस शीट थी, और सेक्शन 129 जो एप्लीकेबल था बैलेंस शीट पे वो यहां भी एप्लीकेबल है, जो कि ये बात कहता है कि आपका जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही होना चाहिए जैसे कि शेड्यूल 3 में बताया गया। ओके, तो ये है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक बार देखा जाए इसके फॉर्मेट को तो अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज एग्जैक्टली सेम एज इट वाज इन बैलेंस शीट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिगर्स ऑफ करंट ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, 4 कॉलम्स वाला हमारा ये फॉर्मेट है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मेट है बेटे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से अब फॉर्मेट शुरू होता है। देखिए अब जरा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि सबसे पहले यहां लिया गया है टोटल रेवेन्यू, और इसके बाद लिया गया है टोटल एक्सपेंसेस। अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसके बाद इसमें से टैक्स को माइनस अगर कर दिया जाए, यहां टैक्स मिसिंग हो गया है, टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने का ये वही पुराना मेथड है, वो नहीं बदलने वाला है भाई। प्रॉफिट पहले भी ऐसे ही निकला करता था, आज भी वैसे ही निकलेगा। आपने जितनी भी इनकम कमाई आप उसमें से खर्चों को घटा देते थे, ये तरीके से ही प्रॉफिट निकलता है। एक फिफ्थ फेल को जो सब्जी बेचता है उसे भी ये मुनाफा निकालना आता है, लेकिन उसे क्या नहीं आता, उसे इसे टेक्निकली प्रेजेंट करना नहीं आता, जो कि आपको अकाउंट्स में सिखाया जाता है। ठीक है जी, चलो तो बेटे अब जरा देखिएगा ये फॉर्मेट का ढांचा कैसे है। सबसे पहले हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो बनता है टोटल रेवेन्यू। अब आप यहां ध्यान देंगे, देखिए दो चीजें ली गई है। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसे हम आरएफओ कह सकते हैं, और दूसरी चीज ली गई है जी अदर इनकम्स। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरा टोटल इनकम बनता है, नॉट रेवेन्यू। वैसे वहां फॉर्मेट में मैंने रेवेन्यू लिखा, गलत होगा, इसे टोटल इनकम कहा जाएगा। ठीक है, देखो बेटे अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, पहले मैं आपको इनकम ही समझाता हूं। बेटे ये कौन है? ये है हिंदुस्तान के सबसे रईस आदमी मिस्टर मुकेश अंबानी। है नहीं, लेकिन मान लीजिए क्या जा रहा है। ठीक है, और ये कौन है? ये है बेटे वो व्यक्ति जिसे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, बस 2-4 बच्चे जानते हैं, यानी कि मैं। देखो, देख रहे हो आप, मैं कंपैरिजन भी किससे करने लगा हूं अपना। लेकिन देखिएगा इस कंपैरिजन का यहां से रेलेवेंस है। बेटे चाहे हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी हो, या उसकी कंपनी रिलायंस हो, या फिर एक आम टीचर हो, हर व्यक्ति दो तरह से पैसा कमा सकता है, सिर्फ दो तरह से। पहले मैं आसान बात लेता हूं अपना। बेटे बताओ जरा, मेरा मेन काम क्या है?
टीचिंग। टीचिंग से मेरी जो इनकम आती है, मतलब मैं जितनी भी इनकम कमाता हूँ टीचिंग से, दिस इज माय मेन वर्क। जानते हैं वो टीचिंग से मेरी इनकम जितनी भी आएगी वो मेरे लिए कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनकम। मतलब मैं जो डायरेक्टली अपने बिजनेस से कमा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास मेरी कुछ शॉप्स हैं, वहां से रेंट आ जाता है। मैंने 2-4 कंपनियों के शेयर्स लिए हुए हैं, वहां से डिविडेंड आ जाता है। एफडी कराई हुई है, वहां से इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा बेटे मैं कई बार कुछ एक दो बीच में डीलिंग भी करा देता हूँ, जमीन वगैरह बिकवा देता हूँ, वहां से मैं कमीशन भी कमा लेता हूँ। मैं इतने तरीकों से और भी पैसा कमाता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए ये मेरा मेन काम नहीं है, क्योंकि आई एम ए टीचर। टीचिंग मेरा मेन काम है। जितनी भी इनकम मैं अपने मेन ऑपरेशन से कमाता हूं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम, या फिर इसे ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है। और जितनी भी इनकम मैं इसके अलावा किसी और सोर्स से कमाऊं, मतलब मेन सोर्स से जो कमाया गया वो तो आरएफओ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो बाकी सोर्सेज से कमाया गया वो हमारे लिए बनती है अदर इनकम। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए मेरी टोटल इनकम क्या हुई, तो आप क्या करेंगे, आरएफओ प्लस अदर इनकम करेंगे, तो ये मेरी टोटल इनकम होगी। यही हमारे इस फॉर्मेट में क्या हुआ है। इसने भी क्या किया हुआ है, दो तरह की इनकम होती है, उन दोनों इनकम को देखो कितनी खूबसूरती से पहले ही अलग कर दिया, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल इनकम बन गई। अब ले लेते हैं मुकेश अंबानी साहब की रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी बेटे पेट्रोलियम का काम करती है, रिलायंस पेट्रोलियम जैसे। तो ये पेट्रोलियम से जितना भी कमाएगी वो कहलाएगा आरएफओ। बाकी अगर मान लीजिए कहीं और से किसी और सोर्स से कमाती है तो वो इसके लिए क्या कहलाएगा, अदर इनकम। कहने का मतलब इनकम कैन बी क्लासिफाइड ओनली इन टू कैटेगरीज इन टर्म फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट इज डायरेक्ट इनकम जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है, और दूसरी होती है अदर इनकम। तो अगर मैं उन दोनों को प्लस करूं तो वो टोटल इनकम बनती है। मजे की बात यह है कि आप पहले भी 11th क्लास में यही काम किया करते थे। है सर, हमने तो कभी अदर इनकम नहीं दिखाई। दिखाई थी बेटे। ये जो आरएफओ है ये और कुछ नहीं, सेल्स होता था। डेबिट साइड में आप यहां खर्चे माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। अब आप क्या करते थे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ले आते थे, और यहाँ पे जितनी भी इनकम आती थी ना वो इनडायरेक्ट इनकम हुआ करती थी। और आप क्या करते थे, टोटल इनकम के लिए इन दोनों को प्लस करते थे, तभी तो क्रेडिट साइड का टोटल आता था। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली करते थे, यहाँ आप वर्टिकली करेंगे। तो ये है जी हमारी इनकम साइड। समझ आ गया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी एक्सपेंसेस साइड। देखिए जरा, इसमें से टोटल इनकम में से, दिस इज नॉट टोटल रेवेन्यू, इंस्टेड वी हैव टू राइट हियर टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो अगर एक्सपेंसेस को देखा जाए तो एक्सपेंसेस के नाम जरा देखिए क्या क्या बताएं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization and other expenses। एक बार जरा काउंट करते हैं कि कितने मेजर हेड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बेटे जी कितने मेजर हेड थे, 7। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, कुछ वैसा ही आपको इसमें आभास होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए जरा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक्सपेंसेस कैसे कैसे लिए गए हैं। सबसे पहला जो खर्चा लिया गया है 7 में से, 7 हेडिंग में से, वो है COMC। COMC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, असल में इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और जब मैं मटेरियल लिखता हूं तो ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये है जी हमारा सबसे पहला खर्चा।
ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा बेटे देखो जरा, ये रॉ मटेरियल की बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट किया गया, असल में ये जो 7 हेडिंग्स ली गई, इसमें क्या किया गया है, ये सारे के सारे हमारे जो मेजर खर्चे होते ना वो ले लिए गए हैं। 7 मेजर एक्सपेंसेस के हेड्स बनाए गए हैं, और जो खर्चा सबसे ज्यादा होने की उम्मीद होती है वो खर्चा हमारा सबसे ऊपर रखा गया है। देखिएगा जरा कैसे। आप बेटे मान लीजिए कि मैं एक मारुति कंपनी हूं, तो आप जानते हो अगर मैं मारुति कंपनी हूं तो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करूंगा। गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरा मेजर जो खर्चा होगा वो जानते हैं किस चीज का होगा, मेरे गुड्स का। हाँ या ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो गुड्स होते हैं ये कितनी फॉर्म में हो सकते हैं। ये मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था इन्वेंट्री पढ़ते हुए। गुड्स जो है 4 फॉर्म में हो सकते हैं। रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, और इसके अलावा एक स्टॉक इन ट्रेड भी होता है जो हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं। ये हम कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन ये तीनों मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म्स होती है। अब मुझे एक बात बताइए जरा बेटे जी, गुड्स के बारे में मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमारा खर्चा कब होता है? जब हम गुड्स को खरीदते हैं वो खर्चा होता है, या फिर जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं वो खर्चा होता है? इन दोनों में से हमारा खर्चा क्या होता है? गुड्स को परचेज करना हमारा खर्चा है या गुड्स को कंज्यूम करना हमारा खर्चा है? सर बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि सर कंज्यूम होता है, सिद्धांत। आपका जवाब बिल्कुल सही है सिद्धांत, लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं कंजम्पशन कैसे खर्चा होता है, परचेज क्यों नहीं होता। बेटे मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक सुबह उठे मॉर्निंग में और आपने 4 चिप्स के पैकेट खरीदे। फिर आप आफ्टरनून में गए, 3 चिप्स के पैकेट और खरीद लाए। और जब रात को आपके पिताजी आए तो उन्होंने पाया कि आपके पास केवल 2 चिप्स के पैकेट है, ये बचे हुए हैं। वो फटाफट गए और 2 चिप्स के पैकेट दुकानदार को वापसी कर दिए। ठीक है, दुकानदार को वापसी करते हुए कहा कि देखिए ये अभी तक अनयूज्ड है, मेरा बच्चा एक दिन में इतने सारे चिप्स के पैकेट खाए जा रहा है, तो ये 2 चिप्स के पैकेट वापसी कर दिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बेटे बताओ जरा, आपने कितने चिप्स के पैकेट खाए, कंज्यूम कितने करे? 4 सुबह थे, 3 और खरीदे, 7 हो गए, आखिरी में अगर 2 बचे हुए हैं तो इसका मतलब आपने कितने कंज्यूम करे हैं? 5 चिप्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी ने आप पे गुस्सा करते हुए 2 चिप्स के पैकेट तो रिटर्न किए, लेकिन 5 चिप्स के पैकेट वो रिटर्न क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेटे ये रिटर्न नहीं हो सकते, ये आपके पेट में चले गए। मतलब ये कि जो हमने खरीदा था वो हमारा खर्चा नहीं है। खर्चा वो चीज होती है जो एक्सपायर हो जाए, जिसका यूज ही ना रहे। और ये जो आपने बेटे जी कंज्यूम कर लिया, ये आपके लिए खर्चा होता है। कभी भी खरीदना आपके लिए खर्चा नहीं होता है। भाई खरीदा हुआ माल तो वापसी हो सकता है, लेकिन क्या कंज्यूम किया हुआ, यूज किया हुआ माल वापसी हो जाता है क्या? जवाब है नहीं। ओके, तो ये होता है जी रूल। तो गुड्स को कंज्यूम करना हमारा खर्चा होता है। तो बेटे इन चारों में भी मुझे कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे देखो ना, आपने कंजम्पशन कैसे निकाली? जितना सुबह था इसे कहा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जितना खरीद लिया परचेज, जितना बच गया क्लोजिंग स्टॉक।
अगर मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करूं तो क्या मेरे पास गुड्स कंज्यूम्ड आ जाएंगे? जवाब है हाँ। और ये फॉर्मूला चिप्स पे भी सटीक बैठता है और हर गुड्स की फॉर्म पे भी सटीक बैठेगा। तो अब सबसे पहले तो रॉ मटेरियल को ही हमने अलग से दिखाया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह से सीओएमसी आएगा। ठीक है जी। अब बेटे एक फॉर्म ऑफ गुड तो हो गई कवर, अब बच गई तीन। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है आधे अधूरे गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, आधे कर दिए लेकिन आधे नहीं हुए। क्या हम किसी से आधे बने बनाए गुड्स खरीदते हैं? जवाब है नहीं। बेटे मारुति कंपनी अपने यहाँ पे गाड़ियां जो बनाती है वो आधी गाड़ी कहीं से बनी बनाई तो नहीं खरीदती ना, नहीं खरीदती। तो बेटे जी अगर वो आधी बनी बनाई गाड़ी खरीद रही होती तो फिर वो आधी बनी बनाई गाड़ी को वर्क इन प्रोग्रेस की रॉ मटेरियल बोलती, अगर मान लो खरीद भी रही होती। भाई जो चीज हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं वो आधी बनी बनाई बाहर से क्यों ले? आप एक टेलर के पास जाइए और टेलर से अपनी शर्ट बनवाइए। टेलर ने मान लीजिए उसमें दो बाजू नहीं लगाई, पॉकेट नहीं लगाई। अब किसी एक दूसरे टेलर के पास चलते और कहते कि भाई साहब इस पे काम कर दो और इसे पूरा कर दो। वो टेलर तुरंत मना कर देगा, साहब मैं नहीं करता ऐसा काम। वर्क इन प्रोग्रेस कभी भी खरीदा नहीं जाता, फिनिश गुड्स भी कभी भी खरीदा नहीं जाता, क्योंकि फिनिश गुड्स हम बनाते हैं, हम गुड्स की फिनिशिंग करते हैं। अगर मैं फिनिश गुड्स बना बनाया खरीद लूं तो मैं उसे फिनिश गुड्स नहीं, स्टॉक इन ट्रेड कहता हूं। समझ रहे बात को? तो अब जरा देखो, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को हम खरीदते नहीं हैं, इसे हालांकि हम खरीदते हैं। लेकिन बेटे वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में कंजम्पशन कैसे निकले, कि हमने कंज्यूम कैसे किया? तो बेटे अगर आप इसे खरीदते नहीं हो तो जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है बस परचेज हटा दो तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और इसी को हम कह देते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री में क्या बदलाव आया। जो शुरू में इन्वेंट्री थी और जो एंड में इन्वेंट्री थी उसमें क्या बदलाव आया, और इसी से इनका कंजम्पशन आ जाता है। अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं स्टॉक इन ट्रेड को भी चलो इसी में इंक्लूड कर देता हूं, चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड तो अलग से खरीदे भी जाते हैं। तो बेटे हम क्या करेंगे, जो अलग से खरीदे गए होंगे उनको हम दिखा देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से। हमारा फॉर्मेट भी कुछ इसी तरह का काम करता है। वो क्या करता है अब जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को तो अलग से दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से दिखाया गया, और चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड ये अलग से दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तीन खर्चे इन 7 मेजर एक्सपेंसेस में से पहले जो तीन खर्चे हैं वो गुड्स से रिलेटेड है। तीन है जी गुड्स से रिलेटेड। एक COMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, मैंने आपको समझा दिया ये अलग से क्यों दिखाया जा रहा है, और एक ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड है। समझ आया आप सबको? तो तीन तो है बेटे गुड्स से रिलेटेड खर्चे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 7 मेजर एक्सपेंसेस है इसकी हेडिंग ही पता है कैसे बनाई गई है, जो सबसे ज्यादा मेजर खर्चा होता है उसे पहले दिखाओ। तो गुड्स सबसे ज्यादा खर्चा इसी पर होता है।
तो इसमें रॉ मटेरियल अलग दिखाया, स्टॉक इन ट्रेड का परचेज दिखाया और चेंजेस इन इन्वेंट्री बाकी तीनों फॉर्म ऑफ गुड्स की दिखा दी। फिर इसके बाद अगला जो बड़ा खर्चा होता है वो ये होता है कि इन गुड्स को काम कौन करवाएगा, इन गुड्स पे काम कौन करेगा, वो है एम्प्लॉइज। अगले जो खर्चे बेटे वो मैं EFDO के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब 3 गुड्स के खर्चे, फिर EFDO। E के बाद क्या आता है F, और D से पहले क्या, E से पहले क्या आता है D। बस ये समझ लीजिए वहीं से हमने कुछ ये बना लिया EFDO, जहां E का मतलब होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चा किया गया, यानी कि सैलरी देना, वेजेस देना, ठीक है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना, हर तरह का खर्चा वो यहां आएगा एम्प्लॉय से रिलेटेड। ये होता है एफ, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं कहीं से पैसा उधार लेके आता हूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए फाइनेंस कॉस्ट है। और अगर कहीं से पैसा उधार लेने में मैंने कमीशन भी पे किया है तो ये भी उधार लेने की ही कॉस्ट हुई, तो ये भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। तो बेटे जी एम्प्लॉय का खर्चा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा होता है, ये आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे उधार लेने वाले खर्चे आ जाते हैं। फिर ऐसे खर्चे आते हैं जो हमारी मशीनरी को चलाने में होते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के फिक्स एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो टेंजिबल पे लगता है वो डेप्रिसिएशन होता है, जो इनटेंजिबल पे लगता है वो एमोर्टाइजेशन होता है। और लास्ट में जो कहीं नहीं आएगा खर्चा वो आ जाता है अदर एक्सपेंसेस में। मतलब ना तो गुड से रिलेटेड है, ना EFD से रिलेटेड है, ना एम्प्लॉय का है, ना फाइनेंस का है, ना डेप्रिसिएशन का है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोविजन फॉर बेड बेड डेब्ट्स जो आप बनाते हो, या सिंपल बेड डेब्ट्स आप जो लिखते हो, कहाँ आएगा वो, यहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस करते हो, यहीं आएगा। किसी को कमीशन पे करते हो, यहीं आएगा। ठीक है जी, रेंट पे करना, यहीं आएगा। जो पहले कहीं नहीं आए वो यहां आ जाते हैं। तो जो 7 कैटेगरीज बनाई गई है असल में वो सिर्फ 5 कैटेगरीज है, क्योंकि 3 तो गुड से रिलेटेड है और फिर EFDO है। ऐसा अगर कर दिया जाए तो ये बन जाता है हमारा टोटल एक्सपेंसेस। देख लीजिए, ये रहा COMC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी। 3 गुड से रिलेटेड हुए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट है अदर एक्सपेंसेस। टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस बनेगा, माइनस करेंगे टोटल इनकम में से टोटल खर्चे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा, और इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लो बेटे, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी निपट गया। मतलब 2 इनकम लेनी है और 7 खर्चे लेने हैं, इनकम में से खर्चे घटाने हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी ही कहानी है। अब इनके अंदर भी कुछ आइटम्स आते हैं, लेकिन वो आइटम्स हमें नहीं करने, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। क्वेश्चंस वहां से बिल्कुल नहीं आने वाले, तो मैं आपको आपके सिलेबस के बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। यहाँ पे आके हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से खत्म होता है। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको इंडेक्स में ही बता दिया था कि मैं आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़ाने वाला हूं। कुल मिला के वैसे मैंने 6 चीजें बताई थी, लेकिन ये आइटम्स जो है P&L की सब हेडिंग के आपके सिलेबस में हट चुके हैं, तो अब ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बेसिक्स बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 40 में आती है, शेड्यूल 3 में आती है। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया, फिर इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं बैलेंस शीट में, 3 मार्क्स के लिए हमने ये किया। फिर हमने नोट्स टू अकाउंट्स पढ़े, और फिर हमने फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L आज कवर किया। दैट्स इट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज डेड एंड नाउ। आपको
घर से जो होमवर्क दिया गया है बस वो करिए। बस जी, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। सर होमवर्क